हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपनी आज की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। तो जैसा कि बच्चों इस समय कोरोना जैसी महामारी चल रही है, तो कोरोना के कारण विद्यालय में अध्ययन करवाया जाना संभव नहीं है। तो हम वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अच्छे से इन वीडियो को सुनें भी और समझें भी, और इसके साथ साथ कोरोना गाइडलाइन का भी पालन अवश्य करें। घर में रहें, सुरक्षित रहें। अगर आपको किसी कारण से घर से बाहर जाना भी पड़े तो आप मास्क का प्रयोग करें और दूसरों से 2 गज की दूरी रखें। इससे आप खुद भी सुरक्षित रहेंगे, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखेंगे और समाज को भी। तो बच्चों, आज हम आपकी आरोह के जो भाग सेकंड है उसके प्रथम पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो पहला पाठ है बच्चों, वो हरिवंश राय बच्चन जी का साहित्यिक परिचय और उनकी 2 कविताएं दी हुई है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में। तो बच्चों, इनका जन्म 1907 में इलाहाबाद में हुआ था और इनकी काफ़ी रचनाएं हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी। तो उन काव्य संग्रह में से देखते हैं कि कौन कौन से काव्य संग्रह है। मधुशाला 1935, मधुबाला 1938, मधु कलश 1938, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके, टूटी फूटी कड़ियाँ। तो ये सब इनके काव्य संग्रह हैं। अब हम बात करते हैं इनकी आत्मकथा के बारे में। तो बच्चों, इनकी आत्मकथा के 4 खंड हैं। तो पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। तो ये इनकी आत्मकथा के 4 खंड हैं। अब है कि उन्होंने कुछ रचनाओं का अनुवाद भी किया। हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ, और इनकी डायरी है प्रवासी की डायरी। और इनका पूरा का पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हुआ है। तो एक ऐसे रचनाकार, महान लेखक, महान गीतकार की मृत्यु सन 2003 मुंबई में हुई। तो यहाँ पर बच्चों, जब ये हम बात करते हैं कि इनकी रचनाओं की या इन जो अपनों ने अभी ये जो इनका साहित्यिक परिचय है, इसके अंदर छोटे छोटे से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे इनका जन्म स्थान और इनकी रचनाएं। जैसे इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, और इनके जो सन दे रखे हैं इनको भी आपको ध्यान में रखने चाहिए। और इनकी आत्मकथा के कितने खंड है और उन खंड के क्या नाम है। और इसके अलावा इनकी जो पूरी ग्रंथावली है वो किस नाम से है, बच्चन ग्रंथावली के नाम से, और कितने खंडों में है, 10 खंडों में है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और इनका निधन सन 2003 में मुंबई में हुआ। तो इनकी एक पथ की पहचान कविता है, उसकी एक पंक्ति यहाँ दी हुई है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बटोही यानी जो राहगीर है, बाट यानी रास्ते, यानी जब हम किसी मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं तो उस मंजिल या उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो जब हम लक्ष्य का निर्धारण करते हैं तो हमें उन सारी कठिनाइयों के बारे में भी विचार करना चाहिए, और उन सब कठिनाइयों को पार करते हुए हम अपनी मंजिल या लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे उसके बारे में भी हमें पहले से ही एक रूपरेखा बनानी होती है। तो बच्चों, ये आपके लिए इस समय के लिए सही भी है कि आप कक्षा 12 में हैं, तो आपको निर्धारण करना ही होगा कि आपको अपने भविष्य में एजुकेशन में आगे चलकर क्या क्या उपाधियां ग्रहण करनी है और आपको क्या बनना है। तो इसलिए बहुत सारी समस्याएं आती है और उनका हमें समाधान भी ढूंढना होता है। तो देखो बच्चे, जानते हैं इनके बारे में कि 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से ये जुड़े रहे, और फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ भी ये रह चुके हैं। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध यानी जो अस्त व्यस्त हुआ था विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता की बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनशील गेय शैली में अपनी बात कही थी। कि जब बच्चन साहब ने लिखना शुरू किया तो उससे पहले का समय था छायावाद का, यानी छायावाद में व्यक्तिवाद प्रधान था, श्रृंगार था, प्रकृति से संबंधित था,
लेकिन जब हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखना शुरू किया तो उन्होंने एक सीधी सादी भाषा का प्रयोग किया और जो संवेदना थी या जो अपने भाव थे या उस समय जो लोगों की दशा थी उन्हें क्या है एक आसान सी भाषा में कविता के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत किया। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। यानी इन्होंने जो सहज अनुभूति यानी जो अनुभव किया उसका चित्रण क्या है पूरी ईमानदारी के साथ कविता के माध्यम से किया था। और हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार भी यही था। क्या मूल आधार था कि उन्होंने जीवन से जुड़ी हुई सच्ची घटनाओं का सहज अनुभूति को क्या है अपनी पूरी ईमानदारी के साथ व्यक्त किया या चित्रण किया था। ये इनकी लोकप्रियता का मूल आधार भी रहा। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। तो जीवन एक तरह का मधु कलश है, दुनिया क्या है मधुशाला और कल्पना है साकी। साकी कहते हैं किसी भी खाने की वस्तु को परोसने वाला जो व्यक्ति होता है, और कविता वह प्याला जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन की एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरें, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा, तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। इसे बच्चन का हालावादी दर्शन भी कहते हैं। तो हालावादी दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? हरिवंश राय बच्चन थे। और उन्होंने हालावादी दर्शन के माध्यम से क्या कहा है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में आने वाले खट्टे मीठे जितने भी पल हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसे क्या है अपने सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए और उससे बाहर निकलकर लोगों से क्या है प्रेम बांटना चाहिए, प्रेम को ही ग्रहण करना चाहिए। और जो हमारे संसार में ईर्ष्या, द्वेष और घृणा जैसी भावनाएं उत्पन्न हो चुकी है उनसे क्या है हमें छुटकारा पाना चाहिए। तो ये सारी बातें किसके अंतर्गत आती है? हालावादी दर्शन के अंतर्गत। तो इनका जो मत था वो हालावाद, हाला यानी शराब या मदिरा और वाद यानी सिद्धांत या मत। तो ये क्या है इसके प्रवर्तक भी माने जाते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युग बोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है। ईमानदार आत्म स्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। अब बात करते हैं यहाँ उनकी कविताओं के बारे में। तो यहाँ जो कविताएं दी गई है वो है आत्म परिचय और निशा निमंत्रण का एक गीत दिया गया है। तो यहाँ उनकी कविता आत्म परिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन होता है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। यानी हम इस समाज से दूरी बनाकर नहीं रह सकते। हमारा कहीं न कहीं जो जीवन है समाज के साथ जुड़ा रहता है। और इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि व्यक्ति खुद के बारे में जानने की कोशिश नहीं करता, इसकी बजाय वो दूसरों को क्या है ज़्यादा ही जानने की कोशिश करता है। कभी उनकी कमियां देखता है, कभी उनकी खूबियां देखता है। अगर वही व्यक्ति अपने खुद के बारे में जाने तो वो ज़्यादा सही रहता है। दुनिया अपने व्यंग्य बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी तो नहीं पाता है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है। और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है, मेरा जीवन विरोधों का सामंजस्य है। उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, विरोधों का विरोधाभास मूलक
सामंजस्य साधते साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आती है। तो ये कविता के कुछ शब्द लिए गए हैं जो क्या है, विरोधाभास का हमें आभास दिलाते हैं। तो इनके बारे में हम कविता में जानेंगे। जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है, यह ठस्सा ही छायावादोत्तर गीति काव्य का प्राण है। किसी असंभव आदर्श की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकराकर उस भाव से दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं है। प्रीति कलह का यही वितान या विस्तार और विरोधाभास का यह विग्रह इन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबुझ रहस्यात्मकता से लाहालोट रखता है। निशा निमंत्रण से उद्धत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग विशेषकर मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए यह गीत उसका एक बेहतर नमूना है। किसी प्रिय आलंबन या विषय से बहावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है, अन्यथा हम शिथिल और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिषिप्त हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए है। तो बच्चों, जो इनकी पहली कविता है आत्म परिचय, इसमें क्या है, इन्होंने खुद के बारे में कहा है कि इन्हें संसार में जितने भी सुख दुख है या जो लोग हैं उनसे इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये ईर्ष्या के भाव से द्वेष घृणा इन सब से ऊपर उठकर प्रेम में ही जीना चाहते हैं और प्रेम को ही बांटना चाहते हैं। और ये कहते हैं कि दूसरों को जानने से बेहतर है कि हम खुद के बारे में जानें। और इनकी जो दूसरी कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो यानी जब व्यक्ति संध्या के समय घर जाता है तो घर पे कुछ लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं, यानी उनके बच्चे खाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। और जो पशु पक्षी है, जो पक्षी हैं, उनके बच्चे भी घोंसलों में इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनके माता पिता उनके लिए खाना लेकर आएंगे। तो व्यक्ति क्या है, जैसे जैसे दिन जल्दी जल्दी ढलता जाता है तो उनके जो पंख हैं, उनके जो पैर हैं, उनकी जो तीव्रता है वो बढ़ती जाती है। तो ये जो कविता है ये क्या है, बिंब प्रधान है, यानी हमें कोई ऐसी बात कही जाती है जिससे हमारी आंखों के सामने एक दृश्य उत्पन्न हो जाता है, तो वो क्या होता है, बिंब प्रधान होना। तो बच्चों, अब हम क्या है इसके बारे में, इससे आगे वाले वीडियो में इसकी व्याख्या देखेंगे, आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से सुनें और अच्छे से समझें और इसकी क्या है अपनी नोटबुक में नोट्स बना लें।